नाज़रीन, यमन की जानिब से बहुत बड़े हमले इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बहुत मेगा ऑपरेशंस दो बड़े समुद्रों में यमन की जानिब से किए गए हैं। इसके साथ साथ सल्वेनिया, बड़ा यूरोप का इंपॉर्टेंट कंट्री, उसकी जानिब से फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ कर लिया गया है। सल्वेनिया के ऊपर प्रेशर भी था, थोड़ा सा वोटिंग के अंदर डिले भी किया गया, लेकिन अब सल्वेनिया की जानिब से रिकगनाइज़ कर लिया गया है। इसके साथ साथ ईरान बहुत करीब पहुँच गया है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं। और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, अमेरिका, यहाँ पर बहुत तशवीश पाई जा रही है। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इन तमाम मुल्कों की जानिब से जारी की गई है, जो कि ईरान को धमकी लगाई गई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के हवाले से। इसके साथ साथ नाज़रीन, रूस जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है यमन को। और बरआज़म अफ्रीका के अंदर एक ग्रेट गेम इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें बरआज़म अफ्रीका भी शामिल है। रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त बरआज़म अफ्रीका के दौरे के ऊपर हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाइडन नाज़रीन बुरी तरह फंस गया है। बाइडन ने जो प्रपोजल दिया उसमें अब वो खुद ही ट्रैप हो गया है। जो कुछ उनका प्लान ये था कि हमास के ऊपर सारा मलबा डाला जाए और हमास को दिखाया जाए कि वो सबसे ज़्यादा अमन में रुकावट है, वो जंगबंदी में रुकावट है। लेकिन अपने बाइडन के प्रपोजल से इसराइल जो है वो ज़्यादा बेनकाब हुआ है मगरबी मीडिया के अंदर, मगरबी अवाम के सामने, अमरीकी अवाम के सामने, कि असल जो जड़ है फसाद की वो तो इसराइल है। वहाँ पर तो हमास को पोर्ट्रे किया जा रहा था ना, लेकिन इनके अपने जो प्रपोजल है इससे ये खुद ट्रैप हो गए हैं। वो किस तरह से हुए हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो जंगबंदी वाला मामला है वो कहाँ पर पहुँचा है, क्या जंगबंदी के अभी तक कोई चांसेस हैं, नहीं हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी आपके साथ एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो बाइडन का प्रपोजल है और उसके नतीजे में इसराइल की हठधर्मी और मगरब में इसराइल का बेनकाब होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है उनके बयानिए के हवाले से। वो हम आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो यमन की जानिब से मेगा ऑपरेशंस किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 3 मेगा ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें इसराइली, अमरीकी और दीगर यूरोपीय जहाज़ों को नाज़िर निशाना बनाया गया है। पहला जो ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर 2 जहाज़ों को अटैक किया गया है। इसमें रोज़ा और वेंटेज ड्रीम नामी ये 2 जहाज़ हैं जिनको रेड सी के अंदर निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा एक ग्रीक कार्गो टैंकर है, दूसरे ऑपरेशन में इस टैंकर को निशाना बनाया गया। और तीसरा जो ऑपरेशन है वो अमेरिकी जहाज मायर्स्क सिलेटर, इसके खिलाफ नाज़िर किया गया है विद नंबर ऑफ ड्रोन्स इसके ऊपर दागे गए हैं। और अरेबियन सी के अंदर, बहरा अरब के अंदर नाज़िर इसको निशाना बनाया गया है, रेड सी के अंदर और बहरा अरब के अंदर, ये 2 बड़े समुद्रों के अंदर ये 3 मेगा ऑपरेशन हुए हैं जिसमें 4 मुख्तलिफ जहाज, जिसमें इसराइली भी हैं, अमरीकी भी हैं और यूरोपी भी हैं, इनको नाज़िर निशाना बनाया गया है। तो ये गैर मामूली किस्म के ऑपरेशन है और यमन भरपूर अपनी सलाहियतों का जो है वो इस वक्त इज़हार कर रहा है। और उनकी जानिब से आज भी स्टेटमेंट आई है कि जब तक गजा में एग्रेशन नहीं रुकता और जब तक फ़लस्तीन को उनकी रियासत मिल नहीं जाती, यमन पूरी पावर के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ और पूरी माइट के साथ जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। और आखिरी हद तक, यानी अगर आखिर में कोई इत्तेहादी फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहे, मतलब अगर सारे छोड़ भी जाएं तो यमन वो इत्तेहादी होगा जो आखिर तक फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन प्यूटन और जो ग्रेट गेम है अफ्रीका की, उस हवाले से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो पहले शेयर कर लेते हैं फिर आगे चलकर बाकी चीज़ें। नाज़रीन, अफ्रीकन ग्रेट गेम, इसका हम पिछले कई महीनों से आपके सामने तज़किरा कर रहे हैं। 7 अक्टूबर का जो यहाँ पर एक हमला हुआ और उसके बाद जंग शुरू हुई, इसने दुनिया में असर डाला और बरआज़म अफ्रीका के अंदर भी असर डाला और उन मुल्कों के अंदर असर डाला जो अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क हैं, जो पिछली कई सदियों से गुलाम बने हुए थे। कहीं पर फ्रेंच कॉलोनीज थी, कहीं पर बरतानवी, कहीं पर दूसरी, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ 7 अक्टूबर के बाद कि अचानक से यहाँ पर तेज़ी आ गई और यहाँ से वो सारी मगरबी कॉलोनाइजिंग जो फोर्सेस थी उनको इन अफ्रीकन मुस्लिम फोर्सेस ने, मुस्लिम मुल्कों ने वहाँ से धकेल दिया और निकाल दिया और आज़ाद होकर जो है वो सामने है। तो अफ्रीकी ग्रेट गेम वहाँ से उसका आगाज़ होता है कि अमेरिकी बेसेस वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, फ्रेंच की हो रही हैं, बाकियों की हो रही हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंस बन रही है चाइना की, रशिया की और ईरान की। अच्छा, इस वक्त जो सबसे गैर मामूली चीज़ अफ्रीका में हो रही है, अच्छा, अफ्रीका को अब दुनिया की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर सकते। बरआज़म अफ्रीका ये आप इसको माइनस कर ही नहीं सकते, चाहे मिडिल ईस्ट की जंगें हों, चाहे यूरोप की जंगें हों, चाहे कहीं और, चाहे कैरेबियन का मामला हो। बरआज़म अफ्रीका हमेशा आपको उसका कहीं ना कहीं मामला नजर आएगा। यहीं से
یہ جو ساری کالونائزنگ فورسز تھیں یہاں سے مرسنریز کو استعمال کرتے نہیں مختلف جنگوں کے اندر، پھر یہاں کے وسائل لوٹے جاتے رہے، مین پاور کو استعمال کیا جاتا رہا، جیوگرافیکل لوکیشن کو استعمال کیا جاتا رہا. تو اب جب یہ یہاں سے نکلی ہیں، اسرائیل یہاں سے نکل رہا ہے تو بہت اس کے امپیکٹس ہو رہے ہیں. تو ابھی ناظرین جو روسی وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. سب سے پہلے گینی یہاں پر وہ پہنچے، گینی کے بعد وہ کانگو گئے. اور کانگو میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کانگو میں ناظرین ایک فوجی بغاوت ہوئی جو کہ ناکام ہو گئی، اور کانگو کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکنز کو پکڑ لیا ہے. روسی وزیر خارجہ اس کانگو میں پہنچ گئے. اچھا، اس کے بعد یہ برکینو فاسو جا رہے ہیں، برکینو فاسو کے بعد یہ چاڈ جائیں گے. تو یہ سارے یہ جو سٹیٹس ہیں نا، امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں جہاں سے یہ سارا انخلا ہوا ہے، یہاں پر یہ جا رہے ہیں. اور برکینو فاسو کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مور ملٹری ایڈ اینڈ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں برکینو فاسو کو. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیوٹن نے ناظرین آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ لانگ رینج میزائل دینے جا رہے ہیں ان سٹیٹس کو کہ جو نشانہ بنائیں گی ان ریاستوں کو جو ہمارے خلاف ہیں اور یوکرین کی مدد کر رہی ہیں. یعنی یہ فرانس نے اور باقی ملکوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم یوکرین میں اپنے ٹرینرز بھیج رہے ہیں، اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. تو اس کے جواب میں پیوٹن نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم ان ریاستوں کو لانگ رینج میزائل دیں گے جو نشانہ بنائیں گے فرانس کو اور باقی ان ریاستوں کو جو یوکرین کی ہیلپ کر رہی ہیں. تو ایسے کو تیسا، ٹھیک ہے، یعنی ایک اسٹرانگ الائنس جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ یمن کو بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ یمن کا آلریڈی ایک اتحاد ایگزسٹ تو کر رہا ہے، چائنا سے، رشیا سے، ساری جگہوں سے یہ ہیلپ تو آ رہی ہے. تو آلریڈی ایک میوچل انٹرسٹ کے اوپر یہ اتحاد قائم ہے. یعنی یمن کی مدد کر رہا ہے رشیا، اس سے یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور رشیا اور چائنا کے اپنے میوچل انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک زبردست بلاک جو ہے جو میوچل انٹرسٹ کے اوپر قائم ہے. ہمیشہ تگڑا بلاک وہ ہوتا ہے، تگڑا اتحاد وہ ہوتا ہے جس میں دونوں فریقوں کے انٹرسٹ ہو. اس سے وہ اتحاد زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ایک اتحاد آلریڈی تو ہے، تو اب مزید اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ یمن کو بھی مل سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت گریٹ گیم جو ہے وہ جاری ہے. یہ مسلم ملک جو آزاد ہوئے ہیں، رشیا، چائنا، ایران یہاں پر جا رہے ہیں. اب دیکھیں چائنا بہت بڑے ڈیمز بھی بنا رہا ہے. ابھی سوڈان نے ریڈ سی اوپر بیسز دینے کا رشیا کو اعلان کیا ہے. ایران سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہتھیار خریدیں گے. الجیریا، وہاں پر ایرانی صدر نے آپ کو پتا ہے کہ دورہ کرنا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو ایک گریٹ گیم یہاں بھی جاری ہے. تو 7 اکتوبر کے حملے اور پھر فلسطین کی جنگ نے بہت ساری چیزیں دنیا میں بدل کے رکھ دی ہیں. تو یہ چیز پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب ذرا آگے چلتے ہیں تو بائیڈن کا جو پرپوزل ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین، بائیڈن بری طرح سے پھنس گیا ہے. اپنا پرپوزل دے کے اس نے اپنی تصحیح کروائی ہے. اس کی مزید رہی صحیح جو کریڈیبلٹی تھی وہ بھی نکل گئی، رہی صحیح جو کسر تھی وہ بھی نکل گئی. انہوں نے پرپوزل یہ پیش کیا کہ اس سے یہ ہونا یہ تھا کہ بھائی حماس ریجیکٹ کرے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ مطلب جو سارا مدعا ہے، جو بیانیہ اگر مغرب میں شفٹ بھی ہو رہا ہے تو پھر ایک نیا بیانیہ مل جائے گا. دیکھیں جی، ہم تو بھائی بائیڈن خود اناؤنس کر رہا ہے نا، تو سارا میڈیا دیکھ رہا ہے، سارا عوام دیکھ رہے ہیں، تو بہت غیر معمولی چیز ہے. تو اگر حماس ریجیکٹ کرتی تو سارا ملبہ حماس کے اوپر آتا، میڈیا کا بھی، عوام کا بھی، کہ دیکھیں یہ تو حماس پھر واقعتاً امن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور جنگ بندی دراصل یہ نہیں ہونے دے رہی. تو یہ ان کا پلان تھا. لیکن ہوا کیا کہ بائیڈن کے اناؤنس کرنے کے بعد الٹا اسرائیل کی جانب سے وہ نہ آنا شروع ہو گئی، اور اب وہ نہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اب سارے مغربی میڈیا پہ وہ چل رہا ہے. تو بائیڈن کی تو کوئی اوقات وقت رہی نہیں ہے کہ بھائی آپ تو حماس کو کہہ رہے تھے، آپ کی تو اسرائیل نہیں مان رہا. وہ روز کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو بائیڈن کی پرپوزل کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ سارا ملبہ جو یہ حماس کے اوپر گرانا چاہ رہے تھے، اب یہ وہ سارا اسرائیل پہ، مزید اسرائیل پہ گر چکا ہے. وہ جو بیانیہ آلریڈی ان کے خلاف ہو چکا تھا وہ مزید ہو چکا ہے ان کے اپنے پرپوزل کے نتیجے میں. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا تھا اگر ہم پرپوزل پیش نہ کرتے، یہ تو مزید ہماری صبح کی، ہماری تصدیق اور مزید ہمارا ناکامی ہوئی ہے. اب ذرا دیکھیے، اب وہ بائیڈن کنوینس کر رہا ہے نتن یاہو کو. بائیڈن ٹرائنگ ٹو باکس نتن یاہو انٹو ایکسیپٹنگ دا پرپوزل. اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 4-5 دنوں کے بیانات، تو وائٹ ہاؤس بائیڈن یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بال از ان حماس کورٹ، حماس نے ہمیں بتانا ہے. لیکن آج رپورٹس آ رہی ہیں بائیڈن ٹرائنگ ٹو کنوینس نتن یاہو ٹو ایکسیپٹ دا پرپوزل. وہ نتن یاہو مطلب وہ سب کو پتہ چل گیا کہ دراصل تو یہ ہیں. The United States is examining how it will digest the new reality after the end of war on Gaza, which affects the reality of the region completely.
अब इसके नतीजे में जो सरेंडर हो रहा है, यानी ये तो शिकस्त है, जो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं वो तो पूरे नहीं हुए, तो आप खुद जंग को एंड कर रहे हैं, तो सरेंडर कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नई रियलिटी पैदा होगी जो कि पूरे रीजन के ऊपर डिपेंड करेगी, इफेक्ट करेगी, तो अमेरिका इसको डाइजेस्ट करना, उसके लिए इसराइल को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पहले नेतन्याहू की कुछ स्टेटमेंट्स, उसकी जो ताज़ा पोजीशन सामने आई है, उसकी जो नई इंटेंशंस है जंग के हवाले से, यानी सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा यही रहता है ना कि जंग रुक रही है या नहीं रुक रही। तो अब नेतन्याहू की ज़रा नई स्टेटमेंट्स देखिए और ये एक नया सबूत देखिए कि हम आर पार की लड़ाई में इस वक्त दाखिल हैं और ये लड़ाई कभी भी रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू की स्टेटमेंट, इन द पास्ट एनिमीज ट्राई टू वाइप अस ऑफ द मैप एंड दिस इज व्हाट हमास, हिजबुल्लाह एंड ईरान आर ट्राइंग टू डू टुडे। माजी में भी इन्होंने हमें नक्शे से मिटाने की कोशिश की और आज भी ये यही कुछ कर रहे हैं। यरूशलेम विल रिमेन आवर यूनिफाइड कैपिटल एंड विल रिमेन अंडर इजरायली सुवेरेनिटी। नेतन्याहू कह रहा है कि यरूशलेम जो है ये हमारा ही दारुल हुकूमत रहेगा और यूनिफाइड यरूशलेम एक ईस्ट यरूशलेम है, एक वेस्ट यरूशलेम है। वेस्ट यरूशलेम इसराइल की रियासत फिल वक्त जो सेटअप बना हुआ है उसमें इसराइल का हिस्सा है। ईस्ट यरूशलेम फलस्तीनी रियासत का हिस्सा है जहां पर मस्जिद अक्सा है। अच्छा, ये सारी लड़ाई तो यरूशलेम की है। इसराइल का यहां पर आना ये भी यरूशलेम की वजह से है। वो अपना हैकल सुलेमानी तामीर करने के लिए यहां पर आए हैं। अगली जरा स्टेटमेंट देखिए, यरूशलेम विल रिमेन आवर इटर्नल कैपिटल एंड इट्स स्टेटस विल नेवर चेंज। इससे बड़ी दो टोक बात, इससे ज्यादा क्लियर सिंपल बात हो नहीं सकती। जंग को रोकने के हवाले से एक आर्जी जंगबंदी कभी भी हो सकती है, लेकिन अब यह मामला उस नहज पर पहुंच चुका है कि इसराइल इस मुकम्मल जमीन पर कब्जे के लिए जाएगा और फलस्तीन भी उसके पास, वो अब पूरी जमीन को अपनी आजाद करवाएगा। इससे पहले शायद कहीं 2 स्टेट के चांसेस थे या वो, अब देखें ना ये कितनी क्लियर बात है। देखें, उनका यहां पर आना प्योरली सिर्फ इसलिए था कि वो हैकल सुलेमानी बनाएंगे। जमीन लेना उनका मकसद नहीं था, यहूदियों को कहीं पर बसाना उनका मकसद नहीं था, इस लैंड पर बसाना उनका मकसद था और यरूशलेम को अपने कब्जे में करना, वहां पर हैकल सुलेमानी बनाना, ये उनका बुनियादी मकसद था जो पूरा नहीं हुआ है। हैकल सुलेमानी नहीं बना है तो जो उनके आने का बुनियादी मकसद था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो आज उनको लगता है कि ये आज वक्त आ चुका है, वो इसको पूरा करने के लिए जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ये नहीं है कि कहीं पर भी ये जाकर जंग रुकेगी। अगर आज आप किसी तरीके से इसको आर्जी जंगबंदी करवा भी लेते हैं बाय फोर्स, तो भी कुछ टाइम के बाद ये जंग दोबारा से छिड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आर पार वाली लड़ाई है। वो पूरा यरूशलेम लेने के लिए आएंगे और फलस्तीनी भी डट कर खड़े और उनके थादी भी कि ये यरूशलेम फलस्तीन ही का दारुल हुकूमत रहेगा। अच्छा, यहीं पर आप देखें कि फ्लैग मार्च हुआ है और उसमें बेन गवर ने भी शिरकत की है। ये फ्लैग मार्च, इसका मकसद यह है कि यरूशलेम को मुकम्मल इसराइली रियासत का हिस्सा बनाया जाए। ये फ्लैग मार्च, उसमें उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर शामिल हो रहा है। ये कोई मामूली चीजें तो नहीं है। इससे यानी वो ओपनली कह रहे हैं कि यरूशलेम हमारा है। वो फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, उनके लोग मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हैं। तो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं तो आप कब समझेंगे? तो यहां पर अमन चमन कुछ भी नहीं है। एक मुकम्मल और भरपूर लड़ाई और जंग है, एक फैसला कुन जंग। फिर आप जरा देखिए, अमेरिकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने लॉ पास कर लिया है टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कभी आपने दुनिया में देखा है कि अदालत, और वो भी आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शंस लग रही हो? तो इसराइल की मोहब्बत में इन्होंने ये कर दिया है। फिर पेंटागन कह रहा है कि वो जो पोर्ट इनकी डूब गई थी, जिसका प्योर मकसद ही इसराइल को असला पहुंचाना था, उसकी ये जो कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर जंगबंदी इनकी कैलकुलेशन में है तो फिर ये दोबारा से उस पोर्ट को क्यों बनाने जा रहे हैं जिसका जो प्योरली है ही इसलिए कि इसराइल को असला सप्लाई करना है? तो क्यों वो पोर्ट दोबारा बनाई जा रही है? तो ये सारी चीजें मशकूक बनाती हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रंप का बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ट्रंप कैसे बता रहा है कि अमेरिका से इसराइल की हिमायत खत्म हो रही है। ट्रंप सबसे बड़ा हिमायती इसराइल का, वो कह रहा है इसराइल की हिमायत खत्म हो रही है अमेरिका से। जो नया एक सुनामी, एक नया इनकलाब अमेरिका में पैदा हो रहा है, जरा देखिएगा। Trump says the US Jewish politicians is like a Palestinian after criticizing Israeli government. अब वो कह रहा है कि ये जो Jewish जो politicians थे, इसराइल के हिमायती भी थे, वो भी अब इस तरह से बात करने लग गए हैं जैसे वो फलस्तीनी हों। Former US President and convicted Donald Trump has said Chuck Schumer, the US Senate Majority Leader and top-ranking Jewish official in US history, is becoming like a Palestinian amid his criticism of Israel's government. Trump told
on Fox News that Israel doesn't have the backing of Democrats in the US, adding that this was a very dangerous thing. वो कह रहा है कि डेमोक्रेट से इसराइल की हिमायत खत्म हो रही है और ये बड़ी डेंजरस चीज़ है इसराइल के लिए। अब ये कौन बात कर रहा है? जो सबसे बड़ा हिमायती है इसराइल का, जिसने यरूशलेम को, ये वाहिद अमेरिकी सदर है जिसने यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया। इवन शमर, ही इज बिकमिंग अ पैलेस्टीनियन। चेक शमर ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इसराइल, ही इज बिकमिंग लाइक अ पैलेस्टीनियन, ट्रम्प सेड। Chuck Schumer made waves in March when he slammed Israeli Prime Minister and his handling of Israel's war on Gaza, calling for him to be replaced. अब ये Chuck Schumer जो है, ये एक Jewish politician है और बड़ा हाई रैंकिंग ये politician है। वो कह रहा है कि अब मतलब इतने जो हैं खुद Jewish हैं, उनके पास स्पेस नहीं बची है कि अवाम की हिमायत ऐसे बदल रही है, उनके लिए दोबारा इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो आपकी हिमायत जो है वो ख़त्म हो रही है, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। यूरोप ऑलरेडी उसकी पोजीशन आप देख लें, और एक आखिरी दीवार अमेरिका है, उसकी वहाँ से भी हिमायत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ज़रा एक और मिसाल देखिए, यूके में नाज़रीन पोल हुआ है। यूके वो है जिसने इनको ज़मीन दी, इनका पहला मुहाफ़िज़ यूके था, फिर यूएस बन गया। यूके में नाज़रीन पोल हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ यूथ कह रही है इसराइल शुडंट एग्जिस्ट। ये नहीं कह रहे कि दो रियासतें बना दें, अच्छा फ़लस्तीनी रियासत भी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं इसराइल शुडंट एग्जिस्ट। और इससे पहले इसी तरह एक सर्वे अमेरिका से भी आ चुका है जहां पर यूथ ने कहा कि इसराइल को तो होना ही चाहिए, ये तो हमास के हवाले कर देना चाहिए, ठीक है। और आज यूके से ये पोल आ गए हैं, बाकी तो रियासतें छोड़ देना, यानी ये बाकी रियासतें रिकगनाइज करनी हैं। और यूके जैसी एक इम्पॉर्टेंट तरीन जो उनकी हामी रियासत है, वहाँ से ये सर्वे बाहर। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत यहाँ पर कायम नहीं होने जा रही, बल्कि इसराइल ही साथ ख़त्म होने जा रहा है। एक मुकम्मल फ़लस्तीन यहाँ पर बनने जा रहा है। देखें, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, उनके इत्तेहादी, पब्लिक की सपोर्ट, वो सारी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल की क्या पोजीशन रही है, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो किस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हैं। तो ये सारे सबूत हैं कि इसराइल अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। फिर आप देखिए सल्वेनिया, इसने रिकगनाइज़ कर लिया है, सल्वेनिया के ऊपर प्रेशर था, इनकी वोटिंग भी डिले की हुई, लेकिन आज इन्होंने रिकगनाइज़ कर लिया है और खैर मकदम सब की जानिब से वो किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने इस्माइल हानिया के दो स्टेटमेंट रखने जा रहा हूँ। इस्माइल हानिया कह रहे हैं हमास एंड द फैक्शंस विल डील पॉजिटिवली विद एनी एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रिहेंसिव सिजेशन ऑफ एग्रेशन, कंप्लीट विड्रॉल एंड प्रिजनर एक्सचेंज। हमास की पोजीशन वही है, कंप्लीट विड्रॉल, सीज फायर, कंप्लीट सीज फायर, उसके बगैर हमास किसी चीज़ पर एग्री नहीं होगी। द ऑर्गी ऑफ सेटलर्स इन यरूशलेम कंफर्म्स दैट द सिटी इज द फोकस ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड आवर पीपल विल नॉट रेस्ट अंटिल द ऑक्यूपेशन लीव्स। उन्होंने कहा ये जो यरूशलेम में हुआ है, जो सेटलर्स ने किया है, जो फ्लैग मार्च निकाला है, जो मस्जिद अक्सा के अंदर गए, ये हमें बताता है, ये इस बात का सबूत है कि जो सेंटर ऑफ द कन्फ्लिक्ट है वो यरूशलेम है, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि असल लड़ाई यरूशलेम की है। और इस्माइल हानिया कह रहे हैं कि हम ऐलान करते हैं, हम अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि हमारे लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक यरूशलेम से इनको यहाँ से निकाल नहीं देते, यानी मुकम्मल तौर पर इसराइल को यहाँ से निकाल नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। स्पेन से खबर है, स्पेन ने नाज़रीन लॉ सूट को ज्वाइन कर लिया है साउथ अफ्रीका का। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी बात है। स्पेन की एक हिस्ट्री है, वहाँ पर मुसलमानों का इक़्तिदार रहा, फिर मुसलमानों को निकाला गया। आपको पता है मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान स्पेन में है, आपको इस बात का पता है? तो वो क्यों है, कभी उसकी हिस्ट्री जाकर पढ़ें। तो वो स्पेन जो है वो आज फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन ईरान के हवाले से खबर यह है कि ईरान बहुत तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट करने जा रहा है। इस पर वो काम कर रहा है। मैं आपको पूरी दलाल पीछे दे चुका हूँ, पूरी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई स्पेस नहीं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल ना करे, जब उसके सामने इसराइल जैसी एक न्यूक्लियर ताकत अलल ऐलान ये कह रही है कि उनका मकसद ईरान को ख़त्म करना है। तो ईरान भी अब तमाम चीज़ों पे सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन न्यूक्लियर पर सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ये अब लड़ाई इस नहज के ऊपर सर्वाइवल की लड़ाई, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। तो अगर उनके पास न्यूक्लियर है तो इनको भी देखें, ईरान अगर पीछे है तो सिर्फ न्यूक्लियर की वजह से पीछे है। उन्होंने अपनी मिसाइल फोर्स से दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लैग कर रहे हैं किसी चीज़ में तो वो न्यूक्लियर में लैग कर रहे हैं। तो आज IAEA ने, जो इंटरनेशनल इदारा है जो इसको न्यूक्लियर को डील करता है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान वायलेट कर रहा है जो ऑब्लिगेशंस हैं
उसको वायलेट कर रहा है, उससे मुराद ये है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। यानी एक पैमाना होता है कि आप इतनी इनरिचमेंट यूरेनियम की कर सकते हैं, इतनी ये चीज़ें कर सकते हैं, उस सब की वायलेशन, यानी वो IAEA के जो रूल्स हैं उसको बिल्कुल नहीं मान रहा और अपनी मनमर्जी कर रहा है, यानी कि वो न्यूक्लियर बना रहा है। US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इनका जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है और इन्होंने कंडेम किया है ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो बात यह है कि अगर इसराइल को आप इजाज़त दे सकते हैं, और कब से 50 से या 60 से उन्होंने अपना न्यूक्लियर बनाया हुआ है, तो अगर आप उनको कुछ नहीं कह सकते तो आप ईरान तो इतना अरसा रुका रहा है, और फिर आपने इसराइल को इजाज़त दी कि उन्होंने इराक़ का, शाम का, लिबिया का, सब का न्यूक्लियर तबाह किया, पाकिस्तान का भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इसमें जो है वो नाकाम रहे। तो इसराइल जिस खतरे को टालता रहा है दहाइयों तक, वो खतरा अब आ रहा है। इवन इब्राहिम रईसी की शहादत भी इस मिशन को रोक नहीं सकी, बल्कि इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद तो ईरान को ज़्यादा लगा है कि अब तो मतलब आप देखें ना कि उनके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया। उनकी टॉप लीडरशिप अगर महफूज नहीं है तो किसी भी हद तक इसराइल जाएगा, और जा भी चुका है, उनके टॉप साइंटिस्ट को वो शहीद कर चुका है। तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो ये इसीलिए वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गैर मामूली चीज़ें हैं जो वहाँ से सामने हैं। आखिर में मैं सिर्फ 3 स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक ज़बरदस्त तज्ज़िये की फातह और शिकस्त के हवाले से। इसराइली मीडिया कह रहा है, और हरीर्स एक सबसे बड़ा अखबार, वो क्या लिख रहा है? Gantz, Eisenkot and Halevi are increasingly concerned that the solution on the northern border with Hezbollah has gotten out of control. वो कह रहे हैं सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। द इसराइली आर्मी एंड द इसराइल नॉट रेडी फॉर अ रियल वॉर इन लेबनान। इसराइली आर्मी रेडी ही नहीं है लेबनान से जंग करने के लिए। तो तुम तो कह रहे हो कि बैरूत को गजा बना देंगे, और आर्मी रेडी ही नहीं है। तो क्यों रेडी नहीं है? तुम तो लेबनान को भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा समझते हो, तो आज मौका है, लड़ लो, जाकर ले लो, ग्रेटर इसराइल बना लो। तो ये वो सबूत हैं जब उनके अपने कमांडर्स, उनकी अपनी टॉप लीडरशिप और उनकी अपनी आर्मी एक जंग नहीं करना चाहती, और गजा की जंग भी वो बंद करना चाहती है। तो क्यों करना चाहती है? नेतन्याहू, मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री कैबिनेट एंड द ब्रॉडर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हैव कम टू द व्यू दैट द वॉर इन गाजा मस्ट एंड सून। ये उनके वॉर कैबिनेट कह रही है कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो जंग को बंद कर देना चाहिए गजा में, हमें कुछ वहाँ से अचीव नहीं हो रहा। तो 79 लोगों को इन्होंने निशाना बनाया और उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, और फ़लस्तीनी रियासत बहुत जल्द आपको नक्शे पर नज़र आएगी। और जितनी ये जंग तवील हो रही है, जो कि ऑल आउट वॉर की तरफ जा रही है। देखें, अगर आज मुज़ाकरात के ज़रिए जंग बंद होती है तो भी इसराइल का सरेंडर है। हमास तो वहीं पर खड़ी है, ना वो अपने प्रिजनर इसराइल ले सका है, तो भी इसराइल का सरेंडर होगा। जंग बढ़ेगी तो भी, मैं आपको बता दूं, उनकी आर्मी इतनी खौफज़दा है कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते। तो जंग बढ़ेगी तो भी इसराइल ही शिकस्त खाएगा। तो एट द एंड खात्मा इसराइल ही का होना है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।